वेलकम टू एम क्लासेस एपिसोड 3। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में। मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके लिए एपिसोड 3 लेके आया हूं। जो छात्र पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है ऑब्जेक्टिव पे आधारित हो रहा है। ऑब्जेक्टिव पे आधारित प्रश्न बनते हैं, उससे संबंधित मैं आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करता हूँ। जो अभी बिहार पुलिस ने दो वैकेंसियां लॉन्च कर दी है। एक है आपका लेडी कांस्टेबल और दूसरा है आपका होम गार्ड। उसी से संबंधित बनने वाले प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं बताना चाहूंगा जो तमाम एग्जाम होते हैं जो ऑब्जेक्टिव पे आधारित होते हैं, जैसे आपका बीपीएससी, एसएससी, एनडीए, रेलवे, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सीटीटी, बीएड, बिहार पुलिस, एसआई, दरोगा और इस तरह के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहां पे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे आधारित आपके सामने मैं प्रश्न प्रस्तुत करता हूं और यहाँ पे उसका सोल्यूशन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो चलिए हम आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न है आपके सामने, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सूरत, बी पुणे, सी कालीकट, डी इंदौर। आपके सामने पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। इसका सही जवाब क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन आपका ए, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह सूरत में हुआ था। सूरत में हुआ था बघेरा विद्रोह। और पुणे की बात कर ले तो पुणे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेक्नोलॉजी पुणे में है, जो महाराष्ट्र में पड़ती है, और सूरत जो है कि अभी गुजरात में पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कालीकट की। तो कालीकट वह स्थान था जहाँ पे वास्को डी गामा प्रथम 1498 में भारत आया था। वो कालीकट के रास्ते ही आया था, कालीकट के रास्ते ही आया था। वास्को डी गामा 1498 में जब भारत आया था वो कालीकट के रास्ते ही आए थे। बड़ौदा की बात किया जाए तो ये गुजरात में बड़ौदा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 2 नंबर आपके सामने प्रश्न है, किस वर्ष किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी मौलाना हजरत मोहानी। प्रश्न है 2 नंबर का सही जवाब क्या होगा? आप सोचते रहिए, मैं बता देता हूँ। आपका प्रश्न 2 नंबर का सही जवाब होगा डी नंबर, यानी मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी ने सबसे पहले 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। हसरत मोहानी थे वो हसरत मोहानी थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था। आपसे मैं जानना चाहूंगा, अभी हाल फिलहाल सुर्खियों में था उन्नाव, किस लिए सुर्खियों में था? क्या आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं? और बात कर लेते हैं मौलाना मोहम्मद अली की। तो मौलाना मोहम्मद अली अलग है और एक मोहम्मद अली जिन्ना अलग है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था 14 नवंबर को 1889 में। 1889 में इनका जन्म हुआ था जवाहरलाल नेहरू का इलाहाबाद में। इलाहाबाद जो लखनऊ में पड़ती है, जिसकी नाम वर्तमान में चेंज कर दी गई है। क्या कर दी गई है आपको पता है? प्रयागराज कर दी गई है। तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो आपको बताना चाहूंगा 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट तो सबसे पहले 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में और तीसरा हुआ 1932 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तीसरा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए शुष्क पत्तियां, ऑप्शन बी शुष्क तने, ऑप्शन सी शुष्क बीज, ऑप्शन डी शुष्क पुष्प कली। क्या आंसर होगा आप सोचते रहिए। लौंग जो प्राप्त होता है पौधे के शुष्क पुष्प कली से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शुष्क पुष्प कली। लौंग प्राप्त होता है शुष्क पुष्प कली से। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ऑन्कोजीन संबंधित है ऑप्शन ए तपेदिक से, ऑप्शन बी पीलिया से, ऑप्शन सी कर्क रोग से, ऑप्शन डी आंत ज्वर से। ऑन्कोजीन संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कर्क रोग से। ऑन्कोजीन संबंधित है कर्क रोग से।
कर्क रोग की बात किया जाए तो इसको साफ साफ शब्दों में कहा जाए इसे कैंसर कहते हैं। कैंसर कहते हैं अंकोजीन संबंधित है कैंसर से, कैंसर से, कैंसर से, अंकोजीन संबंधित है कैंसर से, जिसको कर्क रोग कहते हैं। ठीक है, साफ साफ शब्दों में कहा जाए कैंसर तो आप समझ जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं तपेदिक की। तो तपेदिक को यक्ष्मा रोग भी कहते हैं, जिससे कि लगातार बार बार खांसी आती होती है और इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। तपेदिक तपेदिक रोग जिसको यक्ष्मा कहते हैं, जिसे साफ साफ शब्दों में आप समझेंगे तो इसे टीबी कहते हैं, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जिससे फेफड़ा प्रभावित होता है। अब बात किया जाए पीलिया की। पीलिया पीलिया जो वायरस के कारण होता है, इसमें शरीर का रंग पीला होने लगता है, जिसे आम भाषा में आप लोग जॉन्डिस बोल के जानते हैं। तो पीलिया वायरस के द्वारा होता है, जिससे शरीर पीलापन होने लगता है। अब बात किया जाए आंत ज्वर की। आंत ज्वर जिसको आप टाइफाइड बोलते हैं, उसी को कहते हैं आंत ज्वर। आंत ज्वर को ही टाइफाइड बोलते हैं, जो एक जीवाणु के कारण होता है, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी से आपका आंत ज्वर होता है, जिसको टाइफाइड कहते हैं आप। और ऑन्कोजीन संबंधित है किससे? तो कर्क रोग से, यानी कैंसर से। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सोडियम, सोडियम, सोडियम। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या बता सकते हैं कि आवर्त सारणी में सोडियम को कितने नंबर पर रखा गया है? आवर्त सारणी में सोडियम को कितने नंबर पर रखा गया है? कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम मानव शरीर में जो अस्थियों का निर्माण हुआ है वो कैल्शियम से हुआ है, कैल्शियम से हुआ है। इसके साथ कई सारे और तत्व है, लेकिन मुख्यतः कैल्शियम है। अब बात करते हैं आयरन की, जिसको लोहा कहते हैं। आयरन की बात करते हैं, जिसको लोहा कहते हैं। तो मानव के शरीर में ब्लड में आयरन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। जो प्रत्येक 100 ग्राम में 14 से 17 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। मानव शरीर के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जो प्रत्येक 100 ग्राम में 14 से 17 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, अर्थात आयरन होता है। बात की जाए पोटेशियम की, तो पोटेशियम हड्डियों और मांसपेशियों को दुरुस्त रखता है, हड्डियों और मांसपेशियों को दुरुस्त रखता है पोटेशियम, पोटेशियम। और यहाँ प्रश्न था आपका सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? ऑप्शन ए कॉर्नबर्ग, बी रॉबर्ट हुक, सी एडवर्ड जेनर, डी जोसेफ लिस्टर। तो आपके सामने प्रश्न है, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए कॉर्न यानी ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए को अंतः पात्र में बनाया था। अब बात करते हैं रॉबर्ट हुक की। तो रॉबर्ट हुक वह व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया था 1665 में। तो रॉबर्ट हुक के बारे में फिर से बताते हैं। रॉबर्ट हुक वह व्यक्ति थे जो सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किए थे 1665 ईस्वी में। अब बात करते हैं कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। अब बात कर लेते हैं एडवर्ड जेनर की। तो एडवर्ड जेनर वह व्यक्ति थे जिन्होंने चेचक की टीका की खोज किया, एडवर्ड जेनर। क्या आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि पेंसिलिन की खोज किसने की? कृपया कमेंट में लिख के बताएं पेंसिलिन की खोज किसने की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर, बी 3 से 4 लीटर, सी 8 से 10 लीटर, डी 10 से 20 लीटर। तो ये रहा आपका 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण होता है 5 से 6 लीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, ऑप्शन सी प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन डी ग्लाइकोजेन के रूप में।
तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ग्लाइकोजेन के रूप में। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने। जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लेम्बल, ऑप्शन सी टैलिन, ऑप्शन डी ल्यूवेनहोक। तो 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ल्यूवेनहोक, ऑप्शन डी ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक ने ही सबसे पहले जीवाणु की खोज की थी। सबसे पहले ल्यूवेनहोक ने ही जीवाणु की खोज की थी। और फ्लेमिंग के बारे में पहले ही बता चुका हूं ऊपर। फ्लेमिंग के बारे में पहले ही बता चुका हूं ऊपर। और ये इस तरह से आपका ये आज 10 नंबर प्रश्न आपके सामने समाप्त होता है। आज 10 to 10 क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा है। तो पसंद आ रहा है तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए। अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके हमें पूछें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें ताकि वो अपने ज्ञान को बढ़ा सके। और मैं बताना चाहूंगा लॉकडाउन में क्या करेंगे, परेशान ना हो, इत्मीनान से रहिए, धैर्य बना के रखिए। और अपने पढ़ाई को पूरा नहीं कर रहे हैं तो कम से कम जो पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन करें और शांतिपूर्वक अपने इस तरह से समय को निकालें धीरे धीरे। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा कृपया अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी उलझन में पड़े हुए होंगे तो उनका भी रिवीजन इस माध्यम से होते रहे, धीरे धीरे उनका रिवीजन होते रहे। और किसी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर एक्सपर्ट देख रहे हैं तो बहुत सारी कमियां आपको नजर आ रही हो तो आप हमें अपना सुझाव नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मैं आपके सामने बताना चाहूंगा हमेशा आप थिंक पॉजिटिव रहिए, थिंक पॉजिटिव, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। टाटा बाय बाय।